हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को राधे जीएस इनसाइड में। जैसा कि हम लोग डी कोड एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट 2 अब सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हो गया और उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में पड़ा होगा, देख सकते हैं। और आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का 51 के बाद से क्वेश्चन, क्योंकि 51 तक पिछले वीडियो में सॉल्व हो गया था। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मेरे प्रश्नों को उच्चारण करते समय या कहीं बोलते समय कुछ भूलवश त्रुटि हो जाए तो उसको मैं चाहूँगा कि आप लोग उसका सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दें, क्योंकि मैं भी बहुत कोई एक्सपर्ट टीचर नहीं हूँ। आप ही लोगों की तरह से मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो भी गलती हो उसको सुझाव आप लोग दें, ताकि मैं आगे सुधार कर सकूँ उसमें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला 52 क्वेश्चन। तो 52 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्या कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या दिया है? वीवी गिरी, फिर जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकट रमन। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं। तो इनके जो पहले हुए थे उनको पहले देखना है कि कौन पहले हुए थे और कौन बाद में हुए थे। देखिए, वीवी गिरी, ठीक, उसके बाद है जाकिर हुसैन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकट रमन। तो सबसे पहले क्या हुआ था ना, सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे ये कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 1952 से लेके 1962 तक थे। उसके बाद कौन हुए? जाकिर हुसैन, जो कि जाकिर हुसैन 1962 से लेके 1962 से ये 67 तक थे। कब तक थे? 67 तक, 1962 से लेके 67 तक। हालांकि इस पे बढ़िया से लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ तो उसको समझ जाइएगा कि ये क्या है। तो 1962 से लेके जाकिर हुसैन कब थे? 1967 तक थे और ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे। अब देखिए कि देख लेंगे ना, अब पहले देख लेंगे कि ऑप्शन जो चूँकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है नहीं, तो अब देखेंगे कि जो दो ऑप्शन नंबर हैं ये किस ऑप्शन में है पहले। तो ए में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए, सी में है तो ये सही हो सकता है, नहीं बी में है तो सही हो सकता है, सी में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, डी में है तो ये भी सही हो सकता है। लेकिन जाकिर हुसैन के बाद से देखेंगे, जाकिर हुसैन के बाद से कौन थे? तो जाकिर हुसैन के बाद से थे बीबी गिरी। जाकिर हुसैन के बाद से थे बीबी गिरी, जो तीसरे पति थे। और ये 1967 से लेके 69 तक थे। कब से तक थे? 1967 से 69 तक थे। तो उसके बाद अब देखेंगे दो से के बाद से कौन आ जाएगा? एक आ जाएगा। अब ये बी और डी दोनों में दो और एक है, तब फिर अब तीसरा नंबर पे देखेंगे तीसरा कौन है। ठीक, तीसरा कौन थे? तो ये तीसरे पे थे आपके, देखिए बीबी गिरी के बाद से कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक थे। हालांकि उनका नाम नहीं दिया है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और ये 1969 से 1930 तक थे। और गोपाल स्वरूप पाठक के बाद से आए थे बीडी जत्ती, जो 1974 से लेके 1979 तक थे। उसके बाद हुए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 1979 से लेके 1974 तक थे। तो इनका भी नाम नहीं दिया है। तो उसके बाद से कौन थे? आर वेंकट रमन, जो 1984 से लेके 87 तक थे। कब से थे? 1984 से लेके ये 87 तक थे। तो इन्हीं का नाम दिया है बीबी गिरी के बाद से। तो अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में दो के बाद से, दो और एक के बाद से चार पहले है, तो ये ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहले आए कौन? पहले आए आपके जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी, फिर आर वेंकट रमन, तब जाके शंकर दयाल शर्मा। और ये शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक थे पता है? 1987 से लेके 1987 से लेके ये 92 तक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर बना है। तो ये कथन क्या है? सही है। यह शरीर को गर्मी या ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये भी क्या है? सही है। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो इसमें दोनों कथन सही है। तब दोनों कथन सही है। एक और दो किसमें सही? ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि एक और दो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि तुलसी साकेत सुधा जलमग्न उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रमुख किस्में हैं?
सुधा व जलमग्न। अब तो कि जलमग्न दे दिया है तो देखिए गेहूं तो जलमग्न में होता नहीं है, हालांकि ये है तो धान का ही फसल। लेकिन और जो आप लोगों को नहीं पता हो तो क्या ना, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाते हैं। इसमें पहले हिंट दे दिया कि जलमग्न उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस्म। तब गेहूँ जो है जलमग्न तो होता नहीं है, सरसों तो जलमग्न में होता नहीं है, अरहर भी नहीं होता है। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, धान। धान ये जो जलमग्न में होता है, मतलब जल में जाता है, उसको उपज होती है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। हालांकि ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है, और नहीं पता हो तभी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा धान। तुलसी, साकेत व सुधा जलमग्न उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली धान की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर अब 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए, उनके कालानुक्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, मुंबई में नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन और मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत करीबी जो घटनाएं घटित होती हैं, इन प्रश्नों को, इस प्रश्न टाइप के प्रश्न आजकल एग्जामों में खूब पूछा जा रहा है। तो इनको हम लोग देख लेते हैं कौन सा वर्ष, कौन सी घटना कौन से वर्ष घटित हुई थी। देखिए जो प्रधानमंत्री एटली की जो घोषणा हुई थी ये 20/2/1946 अर्थात 20 फरवरी 1946 में घटित हुई थी। उसके बाद से मुंबई में नौसेना विद्रोह जो हुआ था ये 18/2/1986, सॉरी 86 नहीं, ये 46 है, ठीक, ये 46। तो ये 18 फरवरी 1946 की इस घटना हुआ था। और कैबिनेट मिशन जो आया था कब आया था, ये मार्च में आया था। 1946 में ये आया था, लेकिन ये 24 मार्च 1946 को आया था। और मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था ये 1946 में हुआ था, लेकिन 16 अगस्त 1946 को हुआ था। कब, ये 16 अगस्त 1946। इस पे लिखा नहीं जा रहा है, फिर भी हम बता दे रहे हैं कालक्रमानुसार कौन सा सही है। तो ये जो सबसे पहले देखिए क्या होता, मुंबई में नौसेना विद्रोह, तो इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद से क्या हुआ, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, इसलिए 2 और 1। उसके बाद से कैबिनेट मिशन भारत आया, क्योंकि मार्च में 1946 में आया था, इसलिए 2, 1, 3। और लास्ट में बचा क्या, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी 2, 1, 3, 4। अब देख लेते हैं 2, 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका सही क्या था, 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी में मिला है 2, 1, 3, 4, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि, ओ सॉरी 56 ब्रिटिश भारत में उत्तर पश्चिमी प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय किस वर्ष आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। 1866 में, 1869 में, या 1874 में, या 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1869, क्योंकि ब्रिटिश भारत में उत्तर पश्चिमी प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद कब आया था, आगरा से, तो 1869 में। और 1866 में क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था। इसलिए हालांकि पूछा कि कब स्थानांतरित किया गया आगरा से इलाहाबाद, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी रियासत थी। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि कौन सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा था, मैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर सी त्रावणकोर क्या था, जो सबसे दक्षिणी का जो रियासत था त्रावणकोर था, और ये त्रावणकोर केरल के राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित युद्धों को उनके होने वाले सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरहिंद का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो देखिए इसमें 58 क्वेश्चन कह रहा है कि, पहले मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए जो पहला युद्ध था, जो सरहिंद का युद्ध था, ये 1555 में लड़ा गया था। और ये युद्ध क्या था ना कि सरहिंद के मैदान पर सूर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच, सूर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच। हालांकि पहले हम देख लेते हैं 1555, 1601, 1500, 1216, 1516 और 1556 था। सबसे पहले तराइन का तृतीय युद्ध आया था, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, 3, तराइन का तृतीय युद्ध। और ये तराइन का जो तृतीय युद्ध था ये 1215 में इल्तुतमिश ने इसमें
तराइन के तीसरे युद्ध में यल्दोज और कुबाचा को हराया था। इल्तुतमिश और यल्दोज और कुबाचा के बीच जो युद्ध हुआ था ये तराइन का तृतीय युद्ध कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 पहले क्या आ जाएगा, क्रम से 3 आ जाएगा। उसके बाद से देखते हैं क्या है, 1555 सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के बाद से किस में है, 3 का 1, 3 और 1 ठीक। उसके बाद से क्या है 1556, तो 3, 1, 4। और ये असीरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 2 मतलब 1601 में थी, इसलिए आ जाएगा ये सबसे लास्ट में 3, 1 सॉरी 3, 1 क्या था 3, 1 और उसके बाद से हाँ 3, 1, 4, 2, क्योंकि सबसे पहले क्या लड़ा गया था, तराइन का तृतीय युद्ध जो 1215 से 16 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद से एक देखते क्या सरहिंद का युद्ध जो 1555 में। उसके बाद से 4 वाला पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में लड़ा गया था। और असीरगढ़ का ही 1601 में लड़ा गया था, 2 में 3, 1, 4, 2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 3, 1, 4, 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है 3, 1, 4, 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में विविताध्यक्ष पद किसे संदर्भित करता है, चारागाह प्रमुख, खानों का अध्यक्ष, राजकीय कोष का अध्यक्ष या आय का संग्रहकर्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का आंसर नंबर ए। जो विविताध्यक्ष था ये चारागाह का प्रमुख होता था। विविताध्यक्ष क्या होता था, चारागाह का प्रमुख होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो खानों का अध्यक्ष होता था ना, ये अकारा अध्यक्ष कहा जाता है, इसको क्या कहते थे, अकारा अध्यक्ष। और ये जो राजकीय कोष का जो अध्यक्ष होता था इसको क्या कहते थे, सीता अध्यक्ष। और इस सीता अध्यक्ष के नाम से कई प्रश्न पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया। दुर्लभ मृदा तत्व 17 दुर्लभ धातु तत्वों का समूह है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, कथन क्या है, कथन तो जो पहले देखने में ही लग रहा है क्या है, सही है। उसके बाद क्या कह रहा है कि दुर्लभ मृदा पृथ्वी पर अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। दुर्लभ मुद्रा जो है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिहंद नदी, सॉरी रिहंद नहीं, गोमती नदी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गोमती नदी का जो पुराना नाम था ये यामी नहीं था, ये क्या था, गोमल। ये क्या था, गोमल। गोमती नदी का पुराना नाम यामी नहीं बल्कि गोमल था। और यामी जो है ना यमुना नदी का नाम है। किसका नाम है, तो ये यमुना नदी का नाम है। यमुना का जो पुराना नाम है ये यामी है। बाकी ये रिहंद नदी, रेणुका, राप्ती नदी, अचिरावती और बेतवा नदी, बेत्रावती, ये दोनों तीनों के तीनों सही हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गोमती नदी का क्या है, गोमल। और यामी का जो पुराना किस नदी का नाम है वर्तमान में, तो यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अवध का कृषक आंदोलन, बाबा रामचंद्र, इटावा का पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर, एका आंदोलन, मदारी पासी और संयुक्त प्रांत किसान सभा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर पूछा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि संयुक्त प्रांत किसान सभा ये बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में प्रतापगढ़ में, जो वर्तमान में मतलब अवध क्षेत्र में पड़ता था, ये किसानों का एक सभा का एक संगठन था। बाकी ये तीनों के तीनों सही हैं। अवध कृषक आंदोलन, इटावा पायलट और एका आंदोलन ये सही है। और संयुक्त प्रांत के लिए क्या थे, तो ये बाबा रामचंद्र थे। कौन थे, बाबा रामचंद्र, इसलिए ऑप्शन डी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। 63। उत्तर प्रदेश के किस नगर को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है, तो
औरैया, अलीगढ़, अमरोहा, अमेठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरैया। औरैया को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो अलीगढ़ दिया है, अलीगढ़ को सभी लोगों को पता होगा कि अलीगढ़ को किसके नाम से जाना जाता है, ताला का नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक। और जो अमेठी है, अमेठी का पता नहीं अब किस नाम से जाना, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में किस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 64। 1861 के भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 1892 में भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। मानस, लोहित, सबरी, कृष्णाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो सबरी नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बाकी मानस, लोहित, कृष्णाई ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सबरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, कुंभ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि इस साल जो 2024 में कुंभ हुआ था इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आरओ में जरूर रहेगा। तो इसका देखते हैं, इसे 2016 में यूनेस्को की मान्यता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। कुंभ मेले के विषय में विवरण ह्वेनसांग की रचनाओं में मिलता है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा मेले को सर्वसाधारण के मध्य प्रचलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर कितना था, 65। तो देखिए इसका जो पहला कथन दिया है ना, इसे 2016 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। ये क्या ना, ये गलत है, क्योंकि ये इसे 2016 में नहीं बल्कि 2017 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 2017 में। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखेंगे जिस स्टेटमेंट में पहला होगा वो गलत हो जाएगा, और आगे हम लोग को पहले पढ़ सकते हैं और जो चाहें तो, लेकिन ऐसे प्रश्नों को एलिमिनेट प्रोसेस से ज़्यादा सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। अब ऑप्शन ए नंबर हमको कंफर्म है कि गलत है, तो अब जिसमें भी होगा वो गलत हो जाएगा। अब ए में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बी में नहीं है तो सही हो सकता है। सी में 1 और 3 है, 1 है इसमें, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी में क्या है, 1, 2, 3 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए 2 और 3 क्या है, सही है। कुंभ मेलों के विषय में विवरण ह्वेनसांग की रचनाओं से मिलता है, ये सही है। और 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा इस मेले को सर्वसाधारण में प्रचलित किया गया, ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने सैनिकों को भूदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या सिकंदर तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने शासकों ने सैनिक में भूदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 68। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 वर्ष के भीतर स्वराज के उद्देश्य से किया गया था, ये क्या स्टेटमेंट सही है, पूछा कौन सही नहीं है। फिर अगला है कि अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना इसी आंदोलन के दौरान की गई थी, ये भी सही है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था, ये भी क्या है, सही है। अगला क्या है कि गांधी जी के आह्वान पर इस आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए गांधी स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि इस गांधी स्वराज फंड की स्थापना नहीं की गई थी, जबकि तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इसलिए डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अफीम सेवन को रोकने हेतु मैकवर्थ यंग की अध्यक्षता में अफीम आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, अफीम आयोग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेस्डाउन, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लेस्डाउन।
लॉर्ड लेस्डाउन के मतलब शासनकाल में अफीम को सेवा को रोकने के लिए मैकवर्थ यंग की अध्यक्षता में अफीम आयोग का गठन किया गया था, लॉर्ड लेस्डाउन की अध्यक्ष मतलब वायसराय के रहने के समय। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सीटों में कितने भाग का निर्वाचन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिया हो या उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हो। क्वेश्चन नंबर क्या है 17। क्या है तो 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य या 1/6 सदस्य या 1/12 सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/12 सदस्य। विधान परिषद की कुल सीटों में कितने भाग का निर्वाचन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिया हो। तो 1/12 सदस्य हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दर्शन तो दिया एक तरफ, उसके तरफ प्रतिपादक दिया है। तो इसमें पूर्व मीमांसा किससे संबंधित था, जो ए में दिया है तो ये पूर्व मीमांसा था जैमिनी से संबंधित। किससे था, जैमिनी से। उसके बाद उत्तर मीमांसा किससे संबंधित था, तो ये बादरायण से संबंधित था, यानी कि बी का किससे जाएगा, थर्ड में मिलेगा। और वैशेषिक जो था ये कड़ात से संबंधित था। किससे था, कड़ात से था, अर्थात सी का किससे जाएगा, 2 में मिलेगा। उसके बाद सांख्य किससे था, ये तो कपिल से था। ठीक, तो डी का 1 में सम्मिलित होगा। तो अब देखते हैं ए का किससे था, 4 से सम्मिलित था। तो अब देखते हैं किसमें ए में 4 है। तो पूर्व मीमांसा किससे है, जैमिनी, यानी अर्थात ए से 4 में। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ए से 4 से सुमेलित है। ऑप्शन ए में नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, बी में सही हो सकता है, सी में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, डी में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा ऐसे प्रश्न देखने में भी बस कठिन लगते हैं लेकिन होते आसान है। एक पता चल गया, जैसे पूर्व मीमांसा जैमिनी से संबंधित है तो ए का 4 मिला लेंगे और बाकी कोई नहीं मिल रहा, इसलिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब आगे प्रश्न देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी फिर भी और जो आप लोगों को पूर्व मीमांसा नहीं आ रहा है, किसी को पता चले, किसी को उत्तर मीमांसा के बारे में पता हो तो, या किसी को वैशेषिक के बारे में पता हो तो इस तरह से देख सकते हैं। और जिसको सब पता हो तो भाई उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे बाद में हुआ। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे बाद में कौन सा विद्रोह हुआ। तो बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था ये कब हुआ था, ये 1806 में हुआ था, ये 1806 में हुआ था। फिर दक्कन का जो किसान विद्रोह था, दक्कन का एक किसान विद्रोह था, ये हुआ था 1875 में। वो छोटा नागपुर का जो जनजाति विद्रोह था ये 1820 में, 1820 में से लेके 1836 तक ये घटना घटित हुई। उसके बाद कच्छ का जो विद्रोह है 1819 और 31 में, 1819 से लेके 31 तक था। सबसे पूछा कि सबसे बाद में कौन घटना घटित हुई, तो सबसे बाद में कौन हुआ, दक्कन का किसान विद्रोह, क्योंकि ये 1875 में घटित हुआ था, इसलिए घटित हुआ था 1875 में, इसलिए ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दक्कन का किसान विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में कथन कारण से संबंधित ये प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट किया था। गांधी जी का मत था कि पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशतावादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है। कथन और कारण इसमें क्या ना, दोनों सही है, और जो कारण है इसका ये कथन की सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, और जो ऐसे प्रश्नों को एक बार कथन पढ़ लेंगे और कारण पढ़ लेंगे, कथन के जस्ट पढ़ने के बाद से क्योंकि लगा देंगे और क्योंकि बाद से कारण पढ़ लेंगे, और कारण और जो सही आ रहा है, लग रहा है कि हाँ मतलब कारण ये इस जो कथन का कारण का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर में जो ए में जिसमें भी दिया होगा कि दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 74 ऑप्शन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 74। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक गलत है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, तो ये क्या है, सही है। उसके बाद से
उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार जो है 77 डिग्री 5 मिनट पूर्व से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व तक, ये भी क्या है, सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर तक है। उत्तर नहीं मतलब हाँ, ये भी क्या है, उत्तर में है, तो ये भी तीसरा भी क्या है, कथन सही है। उसके दिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.33% है, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का, ये 8.33% नहीं बल्कि क्या है, ये 7.33% है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा कि इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अगला प्रश्न पुनः कथन कारण से संबंधित है। तो इसमें दिया क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए पुनः स्थापना के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती है, तो ये क्या है ना, स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। कथन कारण में पहला जो कथन है ये गलत है। और उसके बाद से दिया जो संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति किसी भी दशा में पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें दिया कि क्वेश्चन एक तरफ रचनाकार है और दूसरे तरफ उनका बर्थ प्लेस अर्थात जन्म स्थान है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था ये बलिया में हुआ था, अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा, फोर्स में होगा। फिर उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म होता है ये रायबरेली में होता है, अर्थात बी का किससे सुमिलित होगा, थर्ड से सुमिलित होगा। अब देखते हैं ए का फोर किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ए में नहीं मिल रहा है, बी में नहीं मिल रहा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, सी में भी नहीं मिल रहा है, डी में केवल मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए ये आपको तरीका कब पता होगा ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो बस एक पल में देखेंगे और एक एलिमिनेट प्रोसेस है इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आगे हम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम एक ही प्रश्न जो हमको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया में जन्म लिए थे, तब देख लेंगे ए का फोर किस में मिला है, ये ऊपर वाले तीनों में नहीं मिल रहा है, डी में मिल रहा है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, अर्थात सी का किस में सम्मिलित होगा, 2 में होगा। और उसके बाद बचा कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ये इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और यहीं भी थोड़ा बहुत मुंशी प्रेमचंद का देख लें तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म होता है वह इनका भी वाराणसी में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूविज्ञान में अस्थायी तुषार ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान से कम ताप पर लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पे रही हो। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, पहला कथन क्या है, सही है। उसके बाद पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर प्रामाफ्रास्ट साइबेरिया ग्रीनलैंड आस्का में मिलते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। दोनों कथन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, कथन केवल 1 और 2 क्या है, सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। JPEG इसका क्या नाम है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद से क्या दिया है, GIF तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फिगर, PNG तो प्रिंट नेटवर्क ग्राफिक्स, PDF तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्थात JPEG केवल है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ही सही है। बाकी ये जो तीनों हैं नीचे का, ये तीनों क्या है, गलत हैं, क्योंकि GIF का जो पूरा नाम होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फिगर नहीं होता है, ये GIF का होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। फिगर के जब क्या हो जाएगा, फॉर्मेट, ठीक, फिगर के जगह पर फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद PNG तो PNG का प्रिंट नेटवर्क ग्राफिक्स नहीं होता है, पी की जगह पर क्या हो जाएगा, प्रिंट की जगह पर पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। उसके बाद PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यहाँ भी फाइल के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर
ए इसका सही है क्योंकि यही सही था, बाकी तीनों गलत था। अब पूछा है कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। कल्लोल खनिज क्षेत्र कल्लोल जो है, जो खनिज तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कल्लोल खनिज तेल क्षेत्र है, ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐसे श्रमिक जो घर में कार्य करने को विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से प्राथमिकता देते हैं, उन श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? ब्लू कॉलर श्रेणी, व्हाइट कॉलर श्रेणी, गोल्डन कॉलर श्रेणी या ओपन कॉलर श्रमिक के अंतर्गत? तो ऐसे श्रमिक जो घर से कार्य करने को प्राथमिकता देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको ओपन कॉलर श्रमिक कहते हैं। ओपन कॉलर श्रमिक कहते हैं, ठीक। और ये जो ब्लू कॉलर, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ब्लू कॉलर श्रमिक जो होते हैं शारीरिक श्रम करने, और ये इसके अंतर्गत ये ऐसे आते हैं जो शारीरिक श्रम करने वाले जो मजदूर होते हैं, जिन्हें घंटे के आधार पर हिसाब जो पारिश्रमिक दिया जाता है, इसके अंतर्गत ब्लू कॉलर श्रमिक आते हैं। और वाइट कॉलर श्रमिक के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो वेतन भोगी होते हैं या पेशेवर शामिल किए जाते हैं, जिनको जो कर्मचारी होते हैं और ये एक निश्चित कार्यालय में कार्य करते हैं। और ये जो गोल्डन कॉलर श्रमिक होते हैं, इसके अंतर्गत अत्याधुनिक जो कुशल ज्ञान वाले लोग होते हैं, जैसे कि वकील, डॉक्टर, शोध विज्ञान, ये लोग गोल्डन कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। और ओपन कॉलर श्रमिक के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो घर से कार्य करने को महत्व देते हैं, कंप्यूटर या नेटवर्क के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भू आकृतियों का निर्माण पवन द्वारा अपराधात्मक प्रक्रिया से नहीं होता है? तो हम्मक, ज्यूगेन, इंसेलबर्ग या यार्डंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्मक जो है भू आकृतियों का निर्माण पवन द्वारा अपराधात्मक प्रक्रिया से नहीं होता है। हम्मक जो है ना, ये हिमानी द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक भूदृश्य है। ये किसके द्वारा बनता है? हिमानियों के द्वारा बनता है हम्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ये ज्यूगेन, इंसेलबर्ग, यार्डंग ये पवन द्वारा अपराधात्मक प्रक्रिया से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत की स्थापना पर विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा किया गया था। ये कथन क्या है? सही है। उसके बाद लोक अदालतों द्वारा जारी किया गया अवार्ड पंचाट दोनों पक्ष के लिए बाध्यकारी होता है, इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। ये भी क्या है? ये भी कथन सही है। अर्थात किस कथन में देखेंगे दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लोक अदालत के संबंध में ये दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? क्वेश्चन नंबर 83। तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या भारत परिषद 1861। कह रहा है पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84। जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकांग पर स्वयं गिर जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? होमोगैमी, ऑटोगैमी, गैटोनोगैमी या हर्कोगैमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर सी, इसको कहते हैं गैटोनोगैमी। गैटोनोगैमी कहते हैं। जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकांग पर स्वयं गिर जाते हैं, तो इसको कहते हैं क्या? गैटोनोगैमी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है 85। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? JEPG। अगला प्रश्न 85 देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। 85 अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? चुंगी वसूलने वाला अधिकारी के लिए, भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले के नियुक्त पदाधिकारी के लिए, या भूमि कर संग्रह करने वाला प्रमुख अधिकारी, या गुप्त काल में भूमि की माप की इकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्रुवाधिकरण जो होता था, ये भूमिकर संग्रह करने वाला ये प्रमुख एक अधिकारी होता था।
ध्रुवाधिकरण कौन होता था? तो ये भूमि कर संग्रह करने वाला एक प्रमुख अधिकारी होता था। और जो चुंगी जो असूलने वाला जो अधिकारी होता था, इसको क्या कहते थे, पता नहीं, कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य की जो आधिकारिक राजभाषा है वो अंग्रेजी नहीं है, क्योंकि मिजोरम की जो आधिकारिक राजभाषा है उसे मिजो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिजो। अंग्रेजी इसकी राजभाषा नहीं है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड की जो राजभाषा है ये अंग्रेजी ही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ट्रॉफी दिया है, दूसरी तरफ खेल दिया है। क्या ना, पहला दिया है संतोष ट्रॉफी, किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित, ये सही है। राधा मोहन कप किससे संबंधित है? तो राधा मोहन जो कप है ये पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो से। उसके बाद क्या है? हाफमैन कप, हाफमैन किससे? ये लान टेनिस है। उसके बाद बर्दवान, बर्दवान ट्रॉफी किससे है? बेसबॉल, बेसबॉल से। तो दिए बेसबॉल दिए, तो आप जो बर्दवान ट्रॉफी ये बेसबॉल से संबंधित नहीं है, ये किससे? भारोत्तोलन से है। किससे? तो ये खैर कोई नहीं, हम लिखा नहीं जा रहा है, बोल दे रहे हैं बस। ये जो बर्दवान ट्रॉफी है भारोत्तोलन से, बेसबॉल से नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों ये सही हैं। और बेसबॉल किससे संबंधित है? बेसबॉल के लिए कमिश्नर ट्रॉफी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसके लिए कमिश्नर्स ट्रॉफी दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 88 कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद में समितियों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? 88 क्या है? उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद में समितियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होती? 3 से अधिक, 5 से अधिक, 7 से अधिक या 11 से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की नगरपालिका परिषद में समितियों में कुल 5 से अधिक संख्या नहीं हो सकती है। 88 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी जनजाति के विकास के लिए लखीमपुर खीरी जिले में एक समर्पित विश्वविद्यालय की गई है। किस आदिवासी जनजातियों के लिए? तो गोंड जनजाति, थारू जनजाति, बुक्सा, खैरवार। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका थारू जनजाति के लिए। थारू जनजाति के विकास के लिए लखीमपुर खीरी जिले में एक समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और ये थारू जनजाति है ना, कि ये उत्तर प्रदेश से या नेपाल से लगे हुए या जो तराई क्षेत्र है उत्तराखंड से लगा हुआ उसी जिलों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, बहराइच या श्रावस्ती या जो भी कहें कि जो तराई क्षेत्र हैं वहीं पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 90 क्वेश्चन नंबर। प्रत्येक मोबाइल फ़ोन का एक विशेष IMEI कोड होता है। इस IMEI कोड में ई किसे संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 90। तो जो ई जो है ना ये होता है आपका IMEI का जो पूरा नाम होता है। आई से क्या होता है? इंटरनेशनल, एम से होता है मोबाइल, ई से क्या होता है? इक्विपमेंट, और पुनः आई से क्या होता है? आइडेंटिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका कहीं सही हो जाएगा। ई से क्या होता है? इक्विपमेंट, आई से क्या होता है? इंटरनेशनल, एम से होता है मोबाइल, और आई से होता है आइडेंटिटी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। क्या करता है? माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। तो क्या दिया है कि वैद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों को वैद्युत संकेतों में, सूक्ष्म तरंगों को ध्वनि तरंगों में, या ध्वनि तरंगों को सूक्ष्म तरंगों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो ध्वनि तरंगों को वैद्युत संकेतों में ये माइक्रोफोन क्या करता है? परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये वैद्युत संकेतों को परिवर्तित करता है, ध्वनि तरंगों को वैद्युत संकेतों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइक्रोफोन। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग, इनाम कमीशन की स्थापना, लॉर्ड डलहौजी,
मैकडॉनल्ड अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन, या यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था लॉर्ड मेयो। 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप के साथ पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय में किया गया था। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय थी। और मैकडॉनल्ड अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में होता। और ये जो डी है, यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था, ये लॉर्ड मेयो के समय में नहीं किया गया था, ये लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय किया गया था। किसके समय किया गया था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ये एल्गिन प्रथम के समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, और इसलिए डी सुमेलित नहीं है, इसलिए डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण है। विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम होती है। विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है अधिकतम होती है। 93 है क्वेश्चन नंबर। तो ये कथन जो है ना, क्या है? सही है। पहला जो कथन दिया है ये क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है कि विषुवत रेखा के ऊपर उच्च सूर्यताप प्राप्त होता है, तो ये तीव्र संवहनी धाराएं प्राप्त करते हैं। ये भी दोनों क्या है? सही है। दोनों कथन से सही। आप देखेंगे कथन जो है, नहीं, कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम होती है। उसके बाद क्या? क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर उच्च सूर्यताप प्राप्त होता है तथा तीव्र संवहनी धाराएं प्राप्त होती हैं। ये कारण क्या लग रहा है? सही है। इसलिए मान लेंगे कि जो कारण है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका 93 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सत्य है, तो आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न 94 का रहा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। पर्यावरणीय अवधारणा और दूसरे तरफ एक तरफ प्रतिपादक दिया है और पूछा है कि कौन सा सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला दिया है कीस्टोन प्रजाति। ये प्रश्न मिलान करने वाला है, तो अब इसमें नीचे क्योंकि दूसरे पेज पे आ गया दूसरे तरफ, तो देखते हैं इंग्लिश में ही देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगले पेज पे मिल जाएगा। देखिए ये क्या था ना, कीस्टोन जो स्पीशीज थे, यह जो की स्टोन स्पीशीज थे, इनको किसने नाम दिया था? इनको नाम दिया था आपका रॉबर्ट पेन ने। क्यों? किसने नाम दिया था? रॉबर्ट पेन। तो ये आ जाएंगे आपका, एक से मिलेंगे दो सुमेलित हो जाएगा। अगला है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड किस, अर्थात पारिस्थितिकी पिरामिड, इसको नाम दिया था किसने? चार्ल्स एल्टन ने। बी का किससे जाएगा? 4 से सुमेलित होगा। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस, इसको किसने नाम दिया था? तो जोसेफ फोरियर ने नाम दिया था। उसके बाद इकोलॉजिकल नीचे अर्थात पारिस्थितिकी नीचे, इसका नाम दिया था ग्रीनलैंड ने। अब देखेंगे ए का किससे सुमेलित हो रहा था? 2 से रॉबर्ट पेन से, कीस्टोन स्पीशीज। अब देखेंगे ए किससे सुमेलित है? ए में नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और सॉरी, बी में ही तो मिल रहा है, बी में मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सही होने की संभावना हो गई। फिर सी में नहीं मिल रहा है, 4 है ए में। उसके बाद डी में पहला ए से किसे 1 सुमेलित हो रहा है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 95 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, अभ्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का, इंसुलेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का। और ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं ये अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। 96 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है, उसके दूसरे तरफ स्थापना वर्ष है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो था 1942 दिया थी, ये क्या है? सही है, क्योंकि 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2006 है, तो ये भी क्या है? सही है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद 1952, ये भी क्या है? सही है, क्योंकि इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। उसके बाद न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये क्या दिया है? 2003 न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ओह सॉरी, ये थोड़ा सा गलती बोल दिए हम। राष्ट्रीय एकता परिषद जो है ना,
1952 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी, 1961 में हुआ था। राष्ट्रीय एकता परिषद कब स्थापना की गई थी? 1961 में, 52 में नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी कब, किसकी स्थापना कब? 2003 में की गई थी। इसलिए बाकी सब सही है, सी गलत था। इसलिए पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है 97। उत्तरी सरकार तट किसके बीच स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के महानदी तक का क्षेत्र, महानदी से कृष्णा नदी का क्षेत्र, और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र, या मंगलुरु से गोवा तक का क्षेत्र। तो उत्तर 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो उत्तरी सरकार तट है, महानदी से कृष्णा नदी का तक का क्षेत्र जो है, जो नक्शा में आप लोग देखते होंगे, उड़ीसा से लेके, उड़ीसा करें जो महानदी इधर जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की महानदी से लेके ये पूर्वी तट पे है। जो उत्तरी सरकार तट है पूर्वी तट पे है, और ये महानदी से लेके कृष्णा नदी के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर बी, महानदी से कृष्णा नदी के तट को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। 98 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जगदल बिहार, एक तरफ बिहार है, दूसरे तरफ क्या है? राजा। विक्रमशिला, मतलब कौन से राजा ने किस बिहार को बनाया गया था, किसने किस बिहार को बनाया था? तो जगदल बिहार जो थे रामपाल, ये क्या है? सही सुमेलित दिया है। पूछा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो और ये जगदल बिहार है ना, ये कहाँ, ये इस समय वर्तमान में पड़ेगा, ये बांग्लादेश में। उसके बाद विक्रमशिला, इसको किसने बनवाया था? ये धर्मपाल ने बनवाया था। और ये वर्तमान में पड़ेगा कहाँ? ये तो बिहार में पड़ेगा। उसके बाद सोमपुर बिहार जो देवपाल, और ये भी वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? बांग्लादेश में पड़ेगा। उसके बाद सालबन बिहार, अर्थात आप ऊपर से ये तीनों क्या है? सही है। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तब बचा क्या? डी। ये सालबन बिहार है, अट्टाकर देव ने इसको नहीं बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? इसको भाव देव ने बनवाया था। किसने इसको बनवाया था? भाव देव ने। और ये भी वर्तमान में कहाँ है? ये बांग्लादेश में। इसलिए ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 निम्नलिखित में से किस मजदूरी का विधान के माध्यम से प्रयास कर भुगतान करने के लिए राज्य को आदेश देता है? न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, उचित मजदूरी, या आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजदूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाह मजदूरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43, ये तो आर्टिकल 43 है, नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। और किस मजदूरी का विधान के माध्यम से प्रयास कर भुगतान करने के लिए राज्य को आदेश देता है? तो ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? निर्वाह मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी नहीं होगा, निर्वाह मजदूरी हो जाएगा। और निर्वाह मजदूरी में शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि पर होने वाले जो खर्च होते हैं वो शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं क्या कह रहा है कि संगीत की टप्पा शैली क्या है? संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो ये प्रश्न कई बार पहले भी पूछा जा चुका है 100 का। तो ये जहांगीर, अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। संगीत की जो टप्पा शैली जो है ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। इसलिए 100 का क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा क्या? सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट जो भी होगा इस बचेगा 40 प्रश्न, तो 40 प्रश्न अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे हम लोग। और इसी में चूँकि ये जो भी एग्ज़ाम होगा पता होगा ये आप लोगों को, जीएस में ही हिंदी का पेपर इंक्लूड रहेगा। तो इसमें भी हिंदी का भी पेपर है, तो हम लोग का जो 5 सेट जीएस का कर लेंगे, तो उसके बाद से 5 सेट लगातार हिंदी का कर लेंगे। और इसमें कुल 10 सेट हैं, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको 15-20 तारीख से पहले ही ख़त्म कर दूँगा। 15 से पहले मैं चाहूँगा ये ख़त्म हो जाए। आगे अभी क्वेश्चन नंबर को बढ़ा देंगे 75 या 75 या 70 क्वेश्चन, या यूँ है कि एक सेट 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।